मेरे पास एक सिग्नल है, मेरे पास एक ये सिग्नल है, मैसेज है, इसको बोलते हैं मैसेज सिग्नल। इसको क्या बोलते हैं? मैसेज सिग्नल। ठीक है, मेरे पास ये एक मैसेज सिग्नल है, हम बोलते हैं इसको मैसेज सिग्नल। मेरी वॉइस है, मेरी आवाज है, और मैं उस आवाज को मोबाइल के थ्रू तुम तक पहुंचाना चाहता हूं, तो आवाज तो जाएगी नहीं डायरेक्ट। यहां से दिल्ली मेरी आवाज डायरेक्ट तो जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? लाइट वहां तक ट्रेवल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी लेस होती है। ठीक है, यानी कि इसकी जो एनर्जी है वो लेस होती है, ये नहीं पहुंच पाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसको एक घोड़े पे बिठा देते हैं। हम क्या करते हैं, एक घोड़ा लाते हैं, या यूं समझो कि हम एक हाई फ्रीक्वेंसी का एक दूसरा चीज लाते हैं। भाई हम दिल्ली नहीं जा सकते हैं, हम क्या करते हैं, हम फ्लाइट में बैठ जाते हैं, फ्लाइट दिल्ली जाती है, फिर हम फ्लाइट से निकल जाते हैं। ये फ्लाइट है, ये फ्लाइट है, इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है। इसके ऊपर इसको हम बिठा, दोनों को हम जोड़ देते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं। तो अब क्या होता है, इन दोनों की कंबाइंड एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब इसको हम भेज सकते हैं, अब ये एक नया वेव बन गया जिसमें ये और ये मिक्स्ड है। तो बिकॉज की एनर्जी बहुत ज्यादा है, एक तरह से ये जो कमजोर पर्सन था इसको मैंने फ्लाइट में या ट्रेन में बिठा दिया, और ट्रेन जा रही है, ट्रेन की एनर्जी बहुत ज्यादा है, ट्रेन पहुंचेगी वहां पर, कहां पहुंचेगी, इसको अब मैं भेज सकता हूं, आई कैन सेंड इट। अब जब ये पहुंचेगा किसके पास, जहां तक हमको भेजना था, तुम्हारे पास। अब क्या करना है, हमको तो ये चाहिए था, ये तो नहीं चाहिए था। अब इसको हम इसमें से अलग कर देंगे, समझ रहे हो। अब जब ये पहुंचेगा, जब ये मिक्सचर पहुंचेगा यहां पर, इसको फिर यहां ब्रेक कर देते हैं, मैसेज, इसको बोलते हैं मैसेज वेव, इसको बोलते हैं कैरियर वेव। अब हम फिर से इसको क्या, इसको ब्रेक कर देते हैं, वी ब्रेक दिस इनटू मैसेज प्लस कैरियर। मैसेज को हम रख लेते हैं, यूज कर लेते हैं, कैरियर को फेंक देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। समझ रहे हो? यानी कि मुझे अगर दिल्ली जाना है तो मैं चल के नहीं जा सकता, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं मैं जा सकूं, तो मैं एक फ्लाइट में बैठा, फ्लाइट उड़ी, वहां लैंड की, फ्लाइट से मैं निकल गया, फ्लाइट वहीं रह गई, मैंने फ्लाइट को छोड़ दिया। ये फ्लाइट का काम करता है। इस प्रोसेस को कि मैं उस फ्लाइट पे बैठा, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन प्रोसेस, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन प्रोसेस। पहले मॉड्यूलेट किया, मॉड्यूलेट मतलब बिठा दिया, भेज दिया, ट्रांसमिशन। जब यहां पहुंचा, अब इसमें क्या किया, इसको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, इसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस। और एक ही एपरेटस दोनों काम करे, एक ही अगर एपरेटस दोनों काम करे तो उसको बोलते हैं मोडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, मोडेम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के कॉम्बिनेशन का। तो हमारा मोबाइल फोन जो होता है वो मोडेम होता है। हम जब कुछ बोलते हैं तो उसको वो मिक्स करके फेंकता भी है, भेजता भी है। जब हम कुछ बोलते हैं उसको वो भेजता भी है, और साथ में तुम्हारा जो आवाज पहुंच रहा है मिक्स होके, उसको यहां सेपरेट भी करता है, दोनों काम करता है। समझ रहे हो? ठीक है, सवाल है मॉड्यूलेशन की जरूरत क्या है। सवाल है मॉड्यूलेशन की जरूरत क्या है, कि हम डायरेक्ट मैसेज सिग्नल को क्यों नहीं भेज सकते हैं। हम डायरेक्ट मैसेज सिग्नल को क्यों नहीं भेज सकते हैं, इसके 3 कारण हैं। हम डायरेक्ट मैसेज सिग्नल को क्यों नहीं भेज सकते, इसके 3 कारण हैं। क्योंकि मैसेज जो है सिग्नल हमेशा लो फ्रीक्वेंसी का होता है। ठीक, मैसेज सिग्नल को नहीं भेजने का 3 कारण है। कौन कौन सा बता रहा हूं, यहां समझ रहे हो क्या है ये सब।
जब आप किसी मैसेज सिग्नल को दूर भेजना चाहेंगे, इसमें 3 प्रॉब्लम आती है। एक क्या होता है, जब भी आप किसी मैसेज सिग्नल को भेजना चाहते हैं डायरेक्टली, तो उसमें होता क्या है कि हमको एक एंटीना यूज करना पड़ता है, जिस एंटीना को हम बोलते हैं एंटीना। इस तरह से होता है। तो वाई वी कैनॉट सेंड लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल, मैसेज वेव डायरेक्टली, means why we need to mix them with a high frequency carrier wave. इसका जो कारण होता है उसको बोलते हैं, यानी why we need मॉड्यूलेशन। इसका मतलब क्या है, वाई वी नीड मॉड्यूलेशन। तो इसका कारण क्या है, पहला कारण है कि जो एंटीना की लेंथ चाहिए होती है, हम जो एंटीना यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एक इफेक्टिव साइज ऑफ एंटीना, समझो इफेक्टिव साइज और लेंथ ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड, एंटीना रिक्वायर्ड, इसको बोलते हैं डायपोल एंटीना। क्या बोलते हैं, डायपोल एंटीना। मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। ये जो एंटीना होती है, 2 कंडक्टिंग रॉड होते हैं, 2 कंडक्टिंग रॉड होते हैं और उसके बीच में एक ऑसिलेटिंग एसी वोल्टेज होता है, एक ऑसिलेटिंग एसी वोल्टेज होता है, एसी सोर्स होता है, जिसकी वजह से ये ऑसिलेट करता है। तो अगर आप मैक्सिमम चाहते हो तो ये इस तरह से बनना चाहिए, यानी ये जो रॉड है, यानी यहां जो फ्लक्चुएट करना चाहिए वोल्टेज को, वो इस तरह से करना चाहिए। एक बार इस तरह से, यहां प्लस यहां प्लस, दोनों जगह। यहां पर क्या बनेगा, वोल्टेज का क्या बनता है, एंटी नोड। यहां क्या बनता है, वोल्टेज का नोड। यहां क्या बनता है, एंटी नोड। अब ये कैसे काम हम बाद में बताएंगे, जरूरत पड़ेगा तो याद रखिए, ये जो लेंथ रिक्वायर्ड है ये किसके ऊपर है, λ/4 ना। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये लेंथ L क्या होनी चाहिए, λ/4 ना। तो आपकी जो लेंथ ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड होती है वो ऑर्डर ऑफ λ/4 होता है। अब सोचो, मान लो मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी है, मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी है जो मैसेज सिग्नल का है, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। मान लो मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी है मैसेज सिग्नल का, मान लो उसकी वैल्यू है मान लो कि मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी है जिसकी वैल्यू है, मान लेते हैं 20 किलोहर्ट्ज। तो बताओ इसका लैम्डा कितना होगा, लैम्डा हो जाएगा 3 × 10⁸, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये हो सकता है रेडियो वेव हो या फिर माइक्रोवेव हो, ठीक है। डिवाइडेड बाय 20 × 10⁻³ हर्ट्ज, कितना आ जाएगा बताओ, 3 × 10⁵/20 and that is equal to इतना मीटर, and that is equal to 300/20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। एग्रीड। इसकी लैम्डा है 15 किलोमीटर। तो लेंथ ऑफ एंटीना, हाइट ऑफ एंटीना कितनी चाहिए, सो हाइट ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड। और इसको हम ग्राउंड भी कर दें, इसको अगर हम ग्राउंड भी कर दें, सिर्फ इसको भी रखें, हाइट ऑफ एंटीना कितनी चाहिए समझो, 15/4, लगभग 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ऊंचा, 3.75, 4 किलोमीटर ऊंचा टावर बनाऊंगा तब इसको भेज पाऊंगा। क्या होगा, हेलो, हाँ मिनिमम लेंथ है ये। वही अगर मेरे पास लैम्डा होती
1 मेगाहर्ज, तो बताओ, सॉरी फ्रीक्वेंसी अगर इसकी मैं कर दूं 1 मेगाहर्ज, तो क्या होगा, लैम्डा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ बाय 20 इंटू 10⁶, कितना हो गया बताओ, 300 मीटर। यानी इफेक्टिव लेंथ ऑफ एंटेना इस केस में क्या हो जाएगा, 75 मीटर ना। यानी तुम अगर ये तुम भेजना चाहते हो तो 75 मीटर से भेज सकते हो, इसको भेजना चाहते हो तो 4 किलोमीटर चाहिए। इसीलिए हमको इसकी लैम्डा घटानी ही पड़ेगी, ताकि हमको लैम्डा घटेगा तो लेंथ ऑफ द एंटीना प्रैक्टिकली घटेगा ना। पहले एक मोबाइल आता था, या पहले रेडियो हुआ करता था, या पहले जो वायरलेस होता था उसमें एक एंटीना होता था, ऐसे खिंचाता था, याद है? अब जो मोबाइल होता है उसमें नहीं होता है। अब जो मोबाइल उसमें नहीं होता, क्यों नहीं होता है? कि पहले लो फ्रीक्वेंसी भेजते थे। लो फ्रीक्वेंसी मतलब उसका लैम्डा हो सकता है 5 मीटर होगा या 4 मीटर होगा, तो 1 मीटर का एंटेना चाहिए। अगर लैम्डा पहले 4 मीटर का था, पहले वाले स्टार्ट में जो मोबाइल फोन्स आए थे, उसकी लैम्डा जो है अगर 4 मीटर की थी तो 1 मीटर का उसमें चाहिए एंटीना का लेंथ। अब जो है लैम्डा जो है वो होता है मिलीमीटर में, तो उसका एक छोटा सा एंटीना उसी के अंदर इनबिल्ट होता है, उसी से काम चल जाता है। समझ रहे हो? हाँ गीत बताओ। क्या हो गया एंटीना वाला? एंटीना तो सिलेबस में नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा। एंटीना जो होता है काम करता है, उसमें 2 साइड होते हैं, दिस साइड एंड दिस साइड। ये जो होता है उसका नोड होता है एसी फ्लक्चुएशन, ये होता है एंटी नोड। तो ये एंटी नोड यहाँ वोल्टेज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा, और यहाँ बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं करेगा। समझ रहे हो? ये कैसे होता है ये हम बाद में बताएंगे, क्योंकि ये तुमसे पूछा जाने वाला नहीं है, तुमको λ/4 याद रखना है। हम अभी पहले ये चाह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ ये चैप्टर पढ़ाने लग जाएंगे तो हो सकता है 4 क्लास लग जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि हम डीप में जाएंगे तो बहुत डीप हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझो कि एक कारण क्या है, हमको लैम्डा क्यों घटाना है, साइज ऑफ एंटीना घटाना है। ठीक है, हाँ सर ये एक चीज पूछनी थी कि एसी में भी जो बेस का वो बनता है वो भी λ/4 की लेंथ में बनता है। हाँ एसी में वेव्स का जो है वो भी λ/4 की लेंथ का बनता है। हाँ, एसी में ये जो फ्लक्चुएट हो रहा है ये λ/4 पे होता है। मैं तो प्रूव कर दूंगा, ये अगर λ/2 होगा तो पावर रेडिएटेड 0 हो जाता है। अगर ये लेंथ λ/2 होता, अगर ये लेंथ λ/2 होता, एसी सोर्स है, तो ये कैसे बनता? ये बनता अगर ये इस तरह से बनता, देखो यहां ये इस तरह से बना तो ये इस तरह से बना, इसमें बनता तो इस तरह से बनता। ठीक, अब ये बताओ कि मोस्ट एफिशिएंट यहां पर होगा कि यहां पर होगा? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, मोस्ट एफिशिएंट, चलो इसको मैं बाद में लूंगा, नहीं तो फिर जो चीज सिलेबस में उस पर पहला कारण समझ लो मॉड्यूलेशन का जरूरत क्यों होता है, क्योंकि साइज ऑफ एंटीना के कारण। दूसरा कारण मिटाओ इसको, तुमसे लैम्डा दे देगा या फ्रीक्वेंसी दे देगा, साइज ऑफ एंटीना पूछेगा। दूसरा, हालांकि मैं कभी ऐसा बोलना नहीं चाहता हूं कि भाई इसको याद कर लो, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से दूसरा जो चीज है जो तुमको ध्यान रखना है, क्यों इसको करना पड़ता है, जो पावर रेडिएटेड होता है, पावर रेडिएटेड फ्रॉम ए डाइपोल एंटीना, फ्रॉम एन एंटीना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ²। इसका मतलब क्या हुआ? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ²। इसका मतलब क्या है? लैम्डा को अगर तुम्हारी लैम्डा घटेगी, डिक्रीज करेगा, इफ लैम्डा डिक्रीजेस मींस क्या है? फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस ना, पावर इंक्रीजेस, पावर रेडिएटेड इंक्रीजेस, करेक्ट।
तो अगर तुम ज्यादा पावरफुल सिग्नल भेजना चाहते हो, दूर तक जाए, तो तुमको ये करना पड़ेगा। तीसरा प्रॉब्लम होता है बैंडविड्थ का। बैंडविड्थ का प्रॉब्लम क्या होता है, जरा ये देखो। बैंडविड्थ प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे 10 लोग बात कर रहे हैं, एक ही रूम के अंदर 10 लोग बात कर रहे हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। मान लो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज का एक रूम के अंदर, ये क्या है रेंज, ऑडिबल रेंज। या मान लो 5 गायक है या 10 गायक है, सब गा रहे हैं। मान लो इसकी लगभग, इसकी जो बैंडविड्थ है यहां से यहां तक की बैंडविड्थ कितनी है, लगभग इसकी बैंडविड्थ क्या है, 20 किलो हर्ट्ज है। मान लो दिस माइनस दिस, तो लगभग ये हो गया 19,980 हर्ट्ज। ये इसकी बैंडविड्थ होती है ना। इसमें कितने लोग हैं, इसमें कुल मिला के इस बैंडविड्थ में दुनिया के सारे लोग इसी में मान लो बोल रहे हैं, इसी रेंज में बोल रहे हैं, 100 लोग बोल रहे हैं, तो होगा क्या, ये यहां से शुरू है, यहां से खत्म हो रहा है, ये इसका बैंड है। मैं इस तरह से बोल रहा हूं, दूसरा पर्सन इस तरह से बोल रहा है, तीसरा पर्सन इस तरह से बोल रहा है, चौथा इस तरह से बोल रहा है, पांचवा इस तरह से बोल रहा है, छठा, तो क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा ना। ओवरलैप कर जाएगा ना। तुम कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तुम कैसे सेपरेट करोगे इसको और इसको, नहीं कर सकते हो ना। 100 हर्ज है और 100 लोग हैं, तो तुम क्या करोगे, बोलोगे तुम फ्रीक्वेंसी जनरेट करो 1 हर्ज का, तुम 2 हर्ज का, तुम 3 हर्ज का, तुम 4 हर्ज का, ठीक है। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, 1 और 2 सडनली खत्म नहीं होता, याद रखना। देखो एक पर्सन इस तरह से कर रहा है और दूसरा पर्सन का आवाज इसके बहुत पास में है, तो दोनों ओवरलैप कर जाएगा। तुमको हर आदमी को दूर दूर रखना है ताकि ओवरलैप ना करे, यानी जब ये खत्म हो जाए तब ये शुरू हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये चूंकि तुम्हारा मैसेज वेव जो है, ये जो मैसेज वेव है, ये इसका रेंज बहुत, इसका बैंडविड्थ बहुत कम होता है, इसका बैंडविड्थ लेस होता है। इसीलिए तुम हर एक आदमी को एक इंडिविजुअल दूर दूर का वैल्यू नहीं दे सकते। देयरफॉर वी कैन नॉट अलॉट यूनिक फ्रीक्वेंसी टू ऑल। मेरे पास एक ट्यूनर है। ट्यूनर क्या होता है, जो एक मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कुछ फ्रीक्वेंसी को निकाल सकता है। एक ट्यूनर क्या होता है, ट्यूनर का मैं प्रॉपर्टी बताता हूं। एक ट्यूनर होता है, ट्यूनर एक ऐसा चीज होता है, इट सेलेक्ट्स ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ए मिक्सचर। इसको बोलते हैं हम बैंड पास, इसको बोलते हैं बैंड पास फिल्टर। क्या बोलते हैं, बैंड पास फिल्टर। जब आप रेडियो का ट्यूनर को घुमाते हो तो आप यही करते हो। जब आप रिमोट से चैनल चेंज करते हो तो आप यही करते हो। होता क्या है कि मान लेते हैं मेरे पास एक बैंड पास फिल्टर जो है ट्यूनर है, उसमें हम कोई भी एक विंडो सेट कर सकते हो। उस विंडो को वो सिलेक्ट करे, बाकी को छोड़ देगा। मान लो इसका विंडो जो है, इसका जो विंडो है, मान लो इसका विंडो ऑफ सिलेक्शन जो है 4 हर्ट्ज है। इमेजिन करो, हालांकि बहुत अच्छा वैल्यू है, इतना वैल्यू मिलता नहीं है। अच्छे से अच्छा ट्यूनर भी ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ समझो। इसका मतलब मैंने इसमें सेट कर दिया कि 120 हर्ट्ज से लेकर के 124 हर्ट्ज तक को सिलेक्ट करना है। वो क्या करेगा, अगर उस ट्यूनर के ऊपर अगर यहां से एक पॉलीक्रोमेटिक सिग्नल आ रहा है, समझ रहे हो,
और यहां से पॉलीक्रोमेटिक सिग्नल आ रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सपोज 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, इमेजिन करो। तो ये ट्यूनर सर्किट क्या करता है, बाकी सबको रोक देगा, 120 और 121 के बीच वाले को पास होने देगा। सही रहो ना? 120 से लेकर के 124 हर्ट्ज को, इसे उसको बैंड पास बोलते हैं। एक होता है लो पास फिल्टर, एक होता है लो पास फिल्टर, एक होता है हाई पास फिल्टर, एक होता है बैंड पास फिल्टर। बैंड पास में लोअर और अपर चीज सेट किया जाता है। तो ये 120 से कम वाले को ब्लॉक कर दिया, 124 से ऊपर वाले को ब्लॉक कर दिया, और 120 से 124 तक को पास होने दिया। इमेजिन करो, समझ रहे हो? तो अब बताओ, अगर मेरी साउंड अगर मेरी साउंड इस तरह से है, अगर एक पर्सन की साउंड हर पर्सन 10-10 हर्ट्ज का मान लो क्रिएट कर रहा है, मेरा जो विंडो है, मेरे जो वॉइस का जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी, वो मान लो 10 हर्ट्ज है या 20 हर्ट्ज या मान लो 50 हर्ट्ज है, कुछ भी है। मैं एक साउंड क्रिएट कर रहा हूं, मान लेते हैं कि या 10 to 20 हर्ट्ज मैं क्रिएट कर रहा हूं, 20 to 30 कोई और क्रिएट कर रहा है, लाइक दैट, ठीक है? या 5 to 15 मैं क्रिएट कर रहा हूं, 15 to 25 कोई और क्रिएट कर रहा है, 25 to 35, 35 to 45, ऐसे ऐसे क्रिएट कर रहा है। तो यहां बताओ तो मुझे एक पर्टिकुलर पर्सन का ही मिलेगा ना? अब मुझे ये बताओ कि मैं अगर इसको इस तरह से कर रहा हूं, मैं एक हर्ट्ज पे डाल रहा हूं, 1 से लेके 2 हर्ट्ज, 2 से लेके 3 हर्ट्ज, 3 से लेके 4 हर्ट्ज, 4 से लेके 5 हर्ट्ज। मुझसे कहा गया है कि तुमको जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करना है वो 1 से 2, दूसरे को 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरह से। यानी कि मैं कितना इसमें लोगों को दे पाऊंगा? मैक्सिमम 19,980 लोगों को एक फ्रीक्वेंसी अलॉट कर सकता हूं। सही है ना? अच्छा, मतलब तुम लोगों ने लास्ट ईयर कुछ नहीं पढ़ा है, इसका मतलब ये हुआ। चलो, मैं इसको ये समझ गए थे, ठीक। हाँ, रेडियो में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सर मेगा में होती है। रेडियो वेव की सिलेक्ट करते हैं किसकी? सर रेडियो में सर अपन जो चैनल सिलेक्ट करते हैं, हाँ वो सर मेगा में होती है। हाँ, मेगा में होती है। वो डिपेंड करता है एफएम है, एएम है या पीएम है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, सब पे डिपेंड करता है। बता रहा हूँ, देखो, मैं कह रहा हूं मेरे पास इस दुनिया की पॉपुलेशन है या इंडिया की पॉपुलेशन है सपोज 100 करोड़, और 50 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है। 50 करोड़ लोगों के पास है मोबाइल फोन। एग्रीड? ह्यूमन वॉइस जो है, मान लो ह्यूमन बीइंग जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं, ह्यूमन वॉइस मान लेते हैं कि ह्यूमन वॉइस, एग्जांपल ले रहा हूं, हो सकता है सही ना भी हो, मान लो ह्यूमन वॉइस जो है, मान लो जनरेट कर सकता है फ्रॉम 100 हर्ट्ज टू या 20 हर्ट्ज, या जो भी समझ लो, ये 0 हर्ट्ज मान लो, 0 हर्ट्ज से लेकर के और 20 किलो हर्ट्ज मान लो। एग्रीड? मेरे पास जो फिल्टर है, बेस्ट फिल्टर, वो 1 हर्ट्ज की विंडो का है। बेस्ट फिल्टर और ट्यूनर और बैंड पास फिल्टर जो हम क्रिएट कर सकते हैं हैज ए रेंज ऑफ 1 हर्ट्ज। इमेजिन करो, यानी कि मैं
1 से 2, 2 से 3, 1.5 से 2.5 और इस तरह से कर सकता हूं। उस विंडो को मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, इससे छोटा विंडो मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं कितने लोगों को फोन दे सकता हूं? 20,000 ना, 20,000 लोगों को फोन दे सकता हूं। दुनिया की पॉपुलेशन इंडिया की है 50 करोड़, जिसको फोन चाहिए, तो कैसे दोगे तुम क्या करो, इसको डिवाइड कर दो कितने पार्ट में, इसी रेंज को, वॉइस रेंज को, हर पर्सन को तुम क्या करो, बोले कि देखो ठीक है, एक काम करते हैं कि इसके में एक ऐसा सिस्टम लगा देते हैं, ये कुछ बोलेगा वो उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा। कितना? 1 हर्ट्ज का विंडो। मतलब इस मोबाइल को तुमने एक यूनिक एक नंबर दे दिया 0 to 1 हर्ट्ज, इसको दे दिया। इसको तुमने कितना दे दिया, या इसको दे दिया 1 हर्ट्ज। ये जो भी बोलेगा उसको ये मोबाइल प्रोसेसिंग करके 1 हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देगा। मान लो ये 1 हर्ट्ज कर दिया, ये 2 हर्ट्ज कर दिया, ये 3 हर्ट्ज कर दिया, कितना हो गया? 20,000 लोगों को मिला। अब तुम ये कर सकते हो कि चलो इसका फ्रीक्वेंसी जब खत्म हुआ 1 हर्ट्ज, तब इसका शुरू हुआ, इसका भी यहां खत्म हो गया। या इसको मान लो ये 1 है, ये मान लो 2 है, फिर ये मान लो 3 है। तुम कर सकते हो, तुम इसको अलग कर सकते हो, तुम इसको फिल्टर आउट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा विंडो, तुम्हारा जो सिस्टम है ट्यूनर इतना कर सकता है। लेकिन अगर तुम इसी में 50 करोड़ लोगों को दे दो तो क्या होगा? एक को ये भी लेगा, एक को ये, एक को ये, एक को ये। मान लो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, और विंडो तुम्हारा कितने का है? 1 ना। तुम मान लो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 करके सबको फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दिए। एग्रीड? तुमने इसको बहुत छोटा कर दिया, तब भी तुम इतना को तो नहीं दे पाओगे, तुम 0.1, 0.2। पर तुम्हारा फिल्टर क्या है? जो तुम्हारा फिल्टर है वो क्या कर रहा है? वो किसको कर रहा है सेपरेट? 1 ना। तो वो 1 हर्ट्ज में भी 10 लोगों का आवाज तुमको एक साथ सुनाई देगा। 10 वेव पास करेंगे ना? क्या चीज? तो अब तुम ये बताओ, तुम इसका बैंडविड्थ बढ़ाओगे कैसे? तुम 50 करोड़ लोगों को मोबाइल दोगे कैसे? तुम 50 करोड़ लोगों को मोबाइल दोगे कैसे अगर रेंज ऑफ मैसेज सिग्नल भाई का रेंज तो यही है ना? चाहे लता मंगेशकर गाए या किशोर कुमार गाए या कुमार सानू गाए, सबकी आवाज ह्यूमन वॉइस के ही रेंज में न है। तो तुम रेडियो में सुनोगे कैसे? तो इसका तरीका क्या है? समझो इसका तरीका क्या है। हमको इस रेंज को बढ़ाना है, स्पेक्ट्रम को बढ़ाना है। तो हम जो स्पेक्ट्रम देते हैं वो क्या देते हैं? हम इसका सॉल्यूशन क्या निकालते हैं ताकि ओवरलैप ना करे? हम इसमें कैरियर वेव बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? कैरियर वेव। हम लेते हैं 0 से लेकर के 1000 मेगाहर्ट्ज। अब ये जो 1000 मेगाहर्ट्ज है, ये ह्यूमन वॉइस का तो पॉसिबल नहीं है। ये किसका पॉसिबल है? इन जनरल, बट ये हमारा मैसेज सिग्नल नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको 100 हर्ट्ज के, मेरा वो क्या था, फिल्टर कितना था? 4 का ना। मैं इसको 5-5 में डिवाइड कर रहा हूं। मैं इसको 5-5 में डिवाइड कर रहा हूं। 5 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज, इस पूरे को। और मैं कह रहा हूं कि जब मैं कुछ बोलूंगा तो मेरा मोबाइल सेट, मेरा जो सिम है, इसको सिम बोलते हो, वो क्या करता है? इस घोड़े पे मेरे आवाज को बिठा के भेजता है। और वो घोड़ा, ये फ्रीक्वेंसी दुनिया में सिर्फ मुझे ही अलॉटेड और किसी को अलॉटेड नहीं। यानी कि मेरा जो वॉइस है वो इसके ऊपर बैठ के जा रहा है, तुम्हारा जो वॉइस है वो इसके ऊपर बैठ के जा रहा है, तीसरे का वॉइस इसके ऊपर बैठ के जा रहा है। तो ये बताओ तुम्हारा रेंज, तुम्हारा फिल्टर का रेंज क्या है? 4 हर्ट्ज। और ये रेंज कितना है? 5 हर्ट्ज। तो अब ओवरलैप करने कोई चांस ही नहीं है। अब ओवरलैप करने कोई चांस ही नहीं है। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कभी रेडियो स्टार्ट करना, बोलेगा लखनऊ स्टेशन को ट्यून कीजिए
50 मेगाहर्ट्ज पे। वो लखनऊ स्टेशन का क्या है? 50 मेगाहर्ट्ज लखनऊ स्टेशन का क्या है? कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी है, जो आपने लखनऊ स्टेशन को दे दिया। ये लखनऊ का रेडियो स्टेशन है। इसको आपने बोला देखो भाई ऐसा है, 11 हर्ट्ज से लेकर के 11 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 12 मेगाहर्ट्ज तक तुमको अलॉट कर दिए। दुनिया में और दुनिया का कोई भी चैनल इसको यूज नहीं करेगा। तुम जब भी लता मंगेशकर का साउंड भेजोगे तो इस घोड़े पे बिठा के भेजोगे, यानी जब वो रिसीव करेगा तो इसको रिसीव करेगा। दूसरा क्या किया, भोपाल स्टेशन को बोल दिया कि भाई ऐसा है कि आप जो है 12 से लेके 13 या 14 कुछ भी मेगाहर्ट्ज आपको अलॉट कर दिए। इतना बड़ा डिफरेंस दे दिया। कैसे दे पाए ये? अब ये भी लता मंगेशकर का ही भेज रहा है, ये भी सेम गाना दोनों पे चल रहा है, लेकिन मिक्स नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जो तुम्हारा ट्यूनर है ना, ट्यूनर जब तुम इसको कर रहे हो सेट, तो वो इसको रिसीव कर रहा है, घोड़े को, और इस घोड़े में से लता मंगेशकर को निकाल रहा है, उसकी वॉइस को निकाल रहा है। और जब इसको ट्यून करते हो, थोड़ा सा चेंज करते हो, ट्यूनर यहां पहुंच जाता है। अब ये इसको फिल्टर आउट कर रहा है, ये बहुत दूर है। अब इनमें गैप इतना ज्यादा है, मेगाहर्ट्ज में है, जो कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा। समझ रहे हो? यही कारण है जो स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था पहले। स्पेक्ट्रम घोटाला क्या था कि जो स्पेक्ट्रम है वो तो लिमिटेड है, यहां से यहां तक। सरकार इसका ऑक्शन की थी, नीलामी की थी, एयरटेल को, इसको, रिलायंस को, कि भाई तुमको हम ये स्पेक्ट्रम दे रहे हैं। जो स्पेक्ट्रम उसको मिल जाएगा। रिलायंस ने जो स्पेक्ट्रम खरीद लिया, जो रेंज, वो फिर कोई और यूज नहीं कर सकता है। जितना ज्यादा स्पेक्ट्रम कोई ब्रॉडबैंड कंपनी खरीदेगी, उतना ज्यादा लोगों को वो सर्विस दे सकती है। सही रहो ना? इसीलिए जी न्यूज, चाहे टीवी का कोई भी चैनल हो, जी न्यूज। पहले हम लोग क्या करते थे, रेडियो के टाइम में क्या होता था कि हम लोग जब चैनल को चेंज करते थे, या टेलीविजन, जब उसको घुमा के चेंज करते थे, ऑटोमेटिक नहीं था, तो एक जगह पे 2 स्टेशन ओवरलैप करते थे। सुना है कभी? मिक्स हो जाती है आवाज। मतलब एक चाइनीज भी आ रहा है और एक इंग्लिश भी आ रहा है, दोनों मिक्स हो जाता था। फिर थोड़ा सा और मूव करते तब क्लियर होता था। हम लोग उस जगह पे जाके फिक्स करते हैं जहां एकदम क्लियर होता है। हाँ, वहां भी होता है। तो वो जो चीज है ना, वो यही होता है कि ये खत्म हुआ नहीं, कि उसके पहले ये शुरू हो गया, तो यहां पर थोड़ा सा दोनों का ओवरलैपिंग होता है। तो याद रखना, अगर तुम्हारे पास मैसेज सिग्नल जो है उसकी रेंज बहुत छोटी होती है, तो उससे तुम अलग अलग स्टेशन को अलग अलग चीज नहीं दे सकते हो। बट तुम जिस कैरियर पर उसको बिठा रहे हो, उसकी रेंज इनफाइनाइट है, जितना करना चाहो कर लो। तो मॉड्यूलेशन इसलिए भी जरूरी है मिक्स करना, ताकि 2 साउंड मिक्स ना हो, समझ रहे हो ना? हम किसी रूम में 50 लोग बैठे हैं, सब बोल रहे हैं, तो कुछ सुनाई नहीं देगा। लेकिन तुम सबके मुंह में क्या करो, सबके मुंह में, या सबको क्या करो कि ये कर दो, सबको एक एक रूम में बंद कर दो और सबको मोबाइल दे दो। अब तुम देखोगे सब बोल रहे हैं, लेकिन मोबाइल से तुम सिर्फ एक को ही सुन पाओगे, जिसका तुम सुनना चाहते हो। क्या चीज? क्योंकि मोबाइल में, हर मोबाइल का अपना एक फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। मेरे मोबाइल को, मेरे सिम को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अलॉटेड है, वो दुनिया में किसी और को अलॉटेड नहीं है। मैं कुछ बोलता हूं, पहले वो उस घोड़े पे बैठता है और फिर वो जाता है, और फिर दूसरा मोबाइल वाला उस घोड़े को कैच करता है। वो घोड़ा यूनिक है, वो घोड़ा जो है यूनिक है, वो आवाज यूनिक नहीं है। और जब वो उस घोड़े को पकड़ता है, आउट ऑफ 50-100 घोड़े जा रहे हैं, समझो घोड़े बहुत हैं, लोग ट्विंस हैं। मेरे पास बहुत सारे ट्विंस हैं, सब एक जैसे हैं देखने में, सब अलग अलग घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं। किसी की एनर्जी कुछ है, किसी की कुछ है, या किसी की कलर कुछ है। मुझे पता है कि मुझे घोड़े को सेलेक्ट करना है और उसके फिर पर्सन को सेलेक्ट करना है।
तो मेरा घोड़ा यूनिक है, मेरा पर्सन यूनिक नहीं है, मेरा मैसेज यूनिक नहीं है, मेरा घोड़ा यूनिक है। और मेरे घोड़े का रेंज जो है बहुत दूर दूर है, तो मेरा ट्यूनर जो है आराम से इसको बिना किसी ओवरलैपिंग के घोड़े को सिलेक्ट करता है, फिर उस घोड़े में से क्या करता है, उसमें से घोड़े को निकाल देता है और कहता है ये आपका साउंड है। सही हो ना? तो ये होता है वन ऑफ द रीजन। बता रहा हूं, इसको मैं एक लाइन में लिख देता हूं। हाँ, तो ऐसा कैसा कि फिर अगर मान लो कि सिम ज्यादा बढ़ रहे हैं, हाँ, मतलब हाँ, तो फिर वो ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। नहीं होगी ना। आज के डेट में फ्रीक्वेंसी का रेंज गीगाहर्ट्ज को क्रॉस कर चुका है। जब से ऑप्टिकल फाइबर आया है ना, कोई लिमिट नहीं रहा है। वो चाहे तो दुनिया में हर पर्सन को 1 मेगाहर्ट्ज का अलॉटेड वुड दे दें। ऑप्टिकल फाइबर बहुत पावरफुल प्रोसेस। हाँ, बिना ऑप्टिकल फाइबर के मुश्किल है। देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर पे क्या होता है। तो इस बात को समझो। ये जो कारण था, थर्ड कारण, क्यों मॉड्यूलेशन जरूरी है, क्यों मॉड्यूलेशन जरूरी है, इसका कारण है टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ two nearby frequencies and to increase the number of सब्सक्राइबर बेस, जो भी समझो सब्सक्राइबर बेस। हम इतने बड़े स्पेक्ट्रम पे 100 लोगों को नहीं दे सकते हैं। देंगे इसको 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सब बहुत पास हो जाएंगे, उसको फिल्टर आउट करना मुश्किल हो जाएगा। बट अगर हम इसी स्पेक्ट्रम को बहुत बड़ा कर दें तो हम इनको दूर दूर दे सकते हैं और फिर भी हम दे सकते हैं। सो हमको इसका जो रेंज है, जो मैसेज सिग्नल का रेंज छोटा होता है, मैसेज सिग्नल जो होता है उसका रेंज स्मॉल होता है। तो हम क्या करते हैं, कैरियर वेव का फिर इसको जो डालते हैं घोड़े पे बिठाते हैं, इसका रेंज बहुत बड़ा होता है, लार्ज। इसीलिए हम लोगों को इतना लोगों को मोबाइल दे पाते हैं, या हम इतना रेडियो स्टेशन दे पाते हैं, नहीं तो हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये जरूरी है, मॉड्यूलेशन इसके लिए भी जरूरी है। ठीक है, अब देखो मॉड्यूलेशन का में क्या होता है, मॉड्यूलेशन में क्या होता है। तो कभी कभी ये पूछता है कि मान लो कि मेरे पास कैरियर वेव जो है वो 1 मेगाहर्ट्ज की है। मेरे पास कैरियर वेव जो है वो मान लो 10 मेगाहर्ट्ज से लेकर के और 50 मेगाहर्ट्ज तक है। एंड वी वांट टू allocate मोबाइल कनेक्शन विथ फ्रीक्वेंसी रेंज 50 हर्ट्ज। हम हर पर्सन को 50 हर्ट्ज का एक स्लॉट, एक यूनिक सिम को देना चाहते हैं। हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स आई कैन हैव, हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स वी कैन हैव। तो क्या करेंगे बताओ, हम कह देंगे इसकी रेंज कितनी है, 50 माइनस 10 मेगाहर्ट्ज बाय 50 हर्ट्ज, दैट इज इक्वल टू 40 इंटू 10 to the power 6 बाय 50, यही ना, एंड दैट इज इक्वल टू 0.8 means 80 into 100 into 1000, यही ना। Yes, sir. 80 lakhs। तुम इस स्पेक्ट्रम पे 80 लाख लोगों को ये दे सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए इसका जरूरी होता है, इसको करना जरूरी होता है। अब देखो, तो 3 कारण हो गए, लेंथ ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड, पावर जो होता है, और ये जो होता है। ठीक है, हाँ,
8 होगा ना, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, 8 लाख, 8 लाख मतलब, ठीक है 8 लाख। अगर ये है तो इससे वैसे बड़ा होता है, आजकल तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। अब देखो, अब कम्युनिकेशन तुम करते हो तो क्या करते हो, देखो तुम 1 मिनट के लिए जरा सोचो कि हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं या हम मान लो माइक पे बात कर रहे हैं। तुम सबसे पहले यहां पे साउंड जनरेट करते हो, तुम यहां कुछ बोल रहे हो तो हो क्या रहा है कि यहां पर एक पर्सन जो है वो कुछ बोल रहा है, तो यहां एक माइक लगा हुआ है, माइक होता है मोबाइल में भी माइक जो है होता है, ये आदमी कुछ बोल रहा है तो दिस इज द माइक, एंड दिस माइक के बाद सबसे पहले तुम जो आवाज जनरेट किए, क्या वो इलेक्ट्रिकल साउंड है? नहीं है ना, वो क्या है? वो एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तुमने क्या किया, तुमने एक साउंड वेव जनरेट किया। अब तुम साउंड वेव को एम्पलीफाई नहीं कर सकते हो, अब तुम साउंड वेव को जो है वो एम्पलीफाई तुम नहीं कर सकते हो, तो साउंड वेव इसमें गया ना। तुमको अगर किसी वेव को एम्पलीफाई करना है तो उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और तुमको किसी साउंड को एम्पलीफाई करना है, कोई भी प्रोसेसिंग करना है, तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जब तक नहीं होगा, ना तुम्हारा कैपेसिटर काम करेगा ना तुम्हारा इंडक्टर काम करेगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या तो करंट के फॉर्म में या वोल्टेज के फॉर्म में, ठीक है ना। तो तुम सबसे पहले जो है करोगे क्या, हम इसको बोलते हैं सिग्नल वेव, ये तुम्हारा मेन सिग्नल, या इसको हम बोलते हैं, इसको तुम बोलो ये साउंड वेव है। और इसके अंदर एक चीज होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इस वेरिंग वेव को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल। ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल वेव इंटू इलेक्ट्रिकल वेव, ठीक है। आपने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे माइक में होता है, हम बोलते हैं माइक पर है, माइक क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके कहां भेजता है, एम्पलीफायर में। तो ये जब यहां से निकलेगा, एंटर क्या किया, साउंड वेव, निकलेगा क्या, इलेक्ट्रिकल, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रिकल भी वेव रहेगी। हाँ, जिस तरह से ये वेरी कर रहा है उसी तरह से एक पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ वोल्टेज क्रिएट होगा। जब मेरी आवाज ज्यादा है वोल्टेज ज्यादा, जब मेरी आवाज कम है वोल्टेज कम है। तो सर एसी, हाँ एसी, ठीक है। हाँ सर, ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, कर दिया। अब ये क्या करेगा इसको, अब यहां पर एक और होता है डब्बा, वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिकल को कुछ प्रोसेसिंग करेगा। क्या क्या करेगा, इसको एक कैरियर वेव पे चढ़ाएगा। ये जो है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का काम क्या होता है समझो, पहले ये इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, इसका मॉड्यूलेशन करेगा पहले। इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरियर पे चढ़ाएगा, घोड़े पे चढ़ाएगा, एग्रीड। तो उसकी जरूरत क्यों इसमें? भेजेगा कैसे, तो सर वो तो बहुत ज्यादा दूर के डिस्टेंसेस में नहीं होता। अभी पता चलेगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्लस कैरियर वेव करेगा। सर उसके बाद एक और काम करेगा, इसको एम्पलीफाई भी करेगा। एम्पलीफाई मीन्स इसके पावर को बढ़ा देगा, ठीक है। हाँ सर, उसके बाद उसको
फेंकेगा, फेंकेगा मतलब इसको एमिट कर देगा। अब दो चीजें पॉसिबल है। अब ये जिस मीडियम से जाएगा उसको बोलते हैं मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। यहां क्या क्या हो सकता है मीडियम? एयर हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर पॉसिबल है, वायर पॉसिबल है। कहां पर होता है वायर? टेलीफोन में, टेलीफोन में वायर के थ्रू जाता है। कहां होता है ऑप्टिकल फाइबर? ब्रॉडबैंड कनेक्शन में। अगर घर में आपके वायर वाला ब्रॉडबैंड है, वायर वाला जो होता है उसमें ब्रॉडबैंड उसमें से जाता है। तीसरा क्या होता है? एयर में। मोबाइल पे बात कर रहे हैं, यहीं पे एंटर किया, यही माइक भी है। मोबाइल के अंदर ही माइक था जिसने इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया, उसने इसको मॉड्यूलेट किया, एम्पलीफाई किया और यहां से सेंड कर दिया। मोबाइल के यहां से साउंड एंटर किया, यहां से यहां का प्रोसेसिंग हुआ, यहां से निकल गया। कहां सेंड करा ना? अब जाना तो इसको है दिल्ली, अब जाना इसको है दिल्ली, तो दिल्ली तो जाएगा नहीं। तो क्या होता है? टावर बाय टावर जाता है। ये सबसे पहले जब ये जाना शुरू करेगा तो डिपेंड करता है इस तरह से कि अगर कम दूर का वॉकी टॉकी होता है उसमें डायरेक्ट जाता है। जो पुलिस वाले यूज करते हैं कंट्रोल रूम से, वो तो डायरेक्ट जाता है। लेकिन वैसे क्या होता है, ये जब जाएगा तो इसका एटेन्यूएशन होगा, एटेन्यूएशन में इसकी पावर घटेगी। अगर ये एयर है तो, अगर ये एयर है मीडियम है तो, अगर ऑप्टिकल फाइबर है बिना घटे चला जाएगा। यहां से अमेरिका चला जाएगा, 1% भी लॉस नहीं होगा। यहां से अमेरिका चला जाएगा, 1% भी लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर वायर है, टेलीफोन का वायर है, या फिर अगर वो है क्या बोलते हैं उसको, एयर है, तो उसका लॉस होता है। तो लॉस होता है तो क्या होगा? यहां पर ये भेजने का मतलब क्या है? कहां से भेजा? एंटीना था ना ये, इस एंटीना को थ्रो कर दिया। अब यहां पर एक दूसरा एंटीना खड़ा है, यहां जाएगा। अब ये एंटीना क्या करेगा? इसको जितना भी इसका लॉस हुआ था उसको फिर मैग्नीफाई करके फिर थ्रो करेगा। मान लो यहां इसकी पावर 100 वाट थी, यहां पहुंचते पहुंचते 60 वाट रह गई। फिर ये क्या करेगा? 60 वाट को 100 वाट बनाएगा और तब भेजेगा। यानी ये काम क्या करते हैं? इसको बोलते हैं रिपीटर्स। इसको क्या बोलते हैं? रिपीटर्स। ये क्या करते हैं? रिसीव्ड प्लस मैग्नीफाई प्लस एमिट। समझ गए? अब ये टावर बाय टावर जाता जाएगा और फाइनली ये सिग्नल अंत में पहुंचेगा उस टावर पे जहां के आसपास तुम हो। और ये क्या करता है? इसको यहां से भेजता है ऐसे करके, और आप यहां पर हैं। सो योर मोबाइल सेट एक्चुअली लाइक समथिंग। अगर ये रेडियो स्टेशन होता तो मोबाइल का काम नहीं था, या यहां पे कोई गायक अगर गाना गा रहा है और रेडियो स्टेशन पे जा रहा है, तो ये है लास्ट रेडियो स्टेशन। मान लो ये लास्ट रेडियो स्टेशन, इसने इसको रिसीव कर लिया। अब ये क्या करेगा? रिसीव तो कर लिया, किसको रिसीव किया? मॉड्यूलेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब जो वॉइस सिग्नल था नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, साउंड बना इलेक्ट्रिकल हुआ, सुपर इम्पोज कैरियर से मैग्नीफाई तब पहुंचा। तो यहां पर जब ये पहुंचेगा, ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा सॉन्ग, या जो समझ लो मैसेज वेव, है ना? मैसेज प्लस कैरियर, इसको इसने रिसीव किया किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। अब ये क्या करेगा? सबसे पहले इसमें से कैरियर को हटाएगा। कैरियर को जो तुमने यहां डाला, मिक्स किया, उसको क्या बोलते हैं? घोड़े पे बिठाने को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। ये मॉड्यूलेटर था। अब ये इसमें से क्या करेगा? कैरियर को सेपरेट करेगा। अब ये कैरियर को निकालेगा, इसको क्या बोलेंगे? डीमॉड्यूलेशन। समझ रहे हो ना?
ये रिसीव सिग्नल होगा। अब ये क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करने के बाद सबसे पहले इसको मिला क्या क्या, इसको मिला मैसेज प्लस कैरियर। इसमें से ये पहले कैरियर को निकालेगा, रिमूव्स कैरियर, इसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, उसके क्या करेगा, ये मैसेज किस फॉर्म में था, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ना। अब इस इलेक्ट्रिकल को फिर नॉन इलेक्ट्रिकल में करो, इसका उल्टा। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में। इसके बाद ये क्या करेगा, अब जो इसको मैसेज मिला इलेक्ट्रिकल मैसेज, ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, अब यहां एक वो एपरेटस यूज करता है, उसको बोलते हैं एक्टुएटर। एक्टुएटर, इसका काम क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट, यानी इसका रिवर्स प्रोसेस। यहां साउंड हुआ था, इसमें कन्वर्ट, या ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा साउंड में, और तुम इसको सुन सकते हो। ये बोलता है इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ट्रांसमीटर और मॉड्यूलेटर एक ही चीज है क्या? ट्रांसमीटर और मॉड्यूलेटर एक ही चीज है क्या? और ट्रांसमीटर का एक पार्ट है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर हो सकता है ट्रांसमीटर ना हो, बट ट्रांसमीटर मॉड्यूलेटर होगा। ट्रांसमीटर का मतलब है सिग्नल को लेगा, उसको मॉड्यूलेट करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा, उसको सेंड करेगा, 4 काम करेगा। तो मॉड्यूलेटर उसमें है। सिर्फ तो हमारा फोन जो होता है, मोबाइल फोन ना, वो दोनों का काम करता है। जैसे मेरा आवाज कैसे जा रहा है कहीं पे, मैं कुछ बोला, उसको क्या मिला, साउंड मिला ना। उसको उसने पहले, उसके अंदर ट्रांसड्यूसर है, उसने उसको क्या किया, उस साउंड को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में, फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट किया। फिर उसने क्या किया, उसको एक कैरियर वेव पे डाला, जो मेरे मोबाइल का एक यूनिक वेव है, कैरियर वेव पे डाला, उसको मैग्नीफाई किया और उसको नियरेस्ट टावर पे भेज दिया। अब वो टावर उसको 1 बाय 1 नेक्स्ट टावर पे भेजता जा रहा है। तो इस तरह से मेरा आवाज जा रहा है। जो मैं दूसरे की आवाज सुन रहा हूं, उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये लास्ट स्टेप हो रहा है मेरे पास, या मेरा आवाज ही करते करते वहां पहुंच गया उसके मोबाइल पे, जो पर्सन को मैं बात करना चाह रहा हूं। क्योंकि मैंने उसको ये नंबर डायल किया, तो वो नंबर नहीं है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसके मोबाइल का कैरियर फ्रीक्वेंसी, जो दुनिया भर के मोबाइल में उसी का मोबाइल बजेगा। उसके पास मेरा साउंड गया। अब वो क्या करेगा, अब वो मोबाइल क्या कर रहा है, वो मोबाइल क्या कर रहा है, मेरा जब उसका पूरा मिक्सचर ऑफ दिस साउंड पहुंच रहा है, तो उसका मोबाइल, मेरे फ्रेंड का मोबाइल क्या कर रहा है, उसको ये मिल रहा है, उसका मोबाइल उसमें से कैरियर को निकाल रहा है, डीमॉड्यूलेशन कर रहा है, फिर उसमें से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो उसको मिला, उसको फिर वो क्या कर रहा है, वॉइस में कन्वर्ट करके उसके कान तक भेज रहा है। सही हो, एक मोबाइल फोन पूरी सिस्टम होती है, भेजने का भी और रिसीव करने का भी। वही चीज होता है हमारे इंटरनेट में भी, जब हम ब्राउजिंग करते हैं, जब हम कुछ कीवर्ड में टाइप करते हैं तो उसको भेजता है वो, इसलिए वहां मॉडेम लगा होता है। हर कंप्यूटर के साथ एक मॉडेम लगा होता है। वो क्या करता है, आपने कुछ टाइप किया, किसी को मेल किया, तो वो क्या करता है, उस मेल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके सेंड करता है। और जब वहां से कोई आपको मैसेज कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है, तो आपको वही इलेक्ट्रिकल फॉर्म को कन्वर्ट करके तुमको दिखा भी रहा है। हाँ, तो ये जो टावर रहते हैं, तो ये इनको कैसे पता हमें इसी को लेना है, सिग्नल को लेना है? टावर सारा सिग्नल लेगा। नहीं सर, जैसे मान लीजिए जियो और एयरटेल है, दोनों एक साथ है, तो कई बार एक ही जन का सिग्नल मिलता है, मतलब एक ही जन भेज सकता है। हाँ, तो वही बताया ना, तुम्हारे पास जितना भी मोबाइल, जैसे पूरी की पूरी स्पेक्ट्रम है, तो ये मान लो 10 मेगाहर्ट्ज से लेकर के और 50 मेगाहर्ट्ज तक एयरटेल ने खरीद लिया, और 50 मेगाहर्ट्ज से लेकर 100 मेगाहर्ट्ज तक मान लो जियो ने खरीद लिया। तब एयरटेल को पता है हमको इसी सिग्नल को लेना है, बाकी को छोड़ देना है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोग बात करें तो तीसरा कॉल कनेक्ट हो जाता है, लाइक बीच में, ऐसे क्या होता है? हाँ, बीच में क्या होता है, दो लोग बात कर रहे हैं तो नहीं, जनरली जियो में होता है सर कि कॉल किसी को लगा और लगता है कभी किसी और को है।
ज्यादा लोग हो जाते हैं। ऐसा होता है। हाँ होता होगा, बट उस वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। फ्रीक्वेंसी कम बढ़ गई। अभी तक जितना भी पढ़ाया हूँ ना, उसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और जो क्वेश्चन आएगा वहां तक पहुंचूंगा ही नहीं मैं। ठीक है, देखो। हाँ सर ये जो प्रोसेस में जब वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया, हाँ। फिर से अपन पावर की बात करते हैं, फिर से पावर, फिर से पावर कंसीडर करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी वगैरह पर इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो कन्वर्ट हो गया, फिर से पावर ही हर जगह होता है। हाँ मतलब कह सकते हो पावर है ही, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं, क्यों पावर होगा तभी पहुंच पाएगा, पावर होगा तभी तो पहुंच अटेन्यूएशन जो होता है इसमें, हाँ वो एयर में भी होता है, फिर सिर्फ मैटर में जब ये वेव जाती है तब होता है। एयर में भी होता है, एयर भी, एयर तो मैटर ही ना है, वैक्यूम में एयर मैटर नहीं है क्या? हाँ है तो फिर सर। वो ठीक है। अब देखो इसके स्क्रीनशॉट लेना है। क्या हुआ? स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। थोड़ा सा साइड सर करो। शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो फिर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के नोट्स मैंने शेयर किए हैं, उसको देख लेना, उसमें पढ़ लेना, मेन चीज जो है उसके छोटे छोटे नोट्स जो है बना लेना बस। बाकी जो न्यूमेरिकल पार्ट है जिससे क्वेश्चन पूछता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वो मेन चीज है जो तुम खुद से कर सकते हो। उसके लिए मतलब एक्चुअली थ्योरी पढ़ाना फीस से क्लास में वो तो बोरिंग सा लगता है। हाँ समझ ज्यादा अच्छा है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा वो मीडियम था ना, जहां तुमने उसको भेजा था, जो तुमने वो मीडियम भेजा था ना, जिस मीडियम में क्या बोले थे उसको, ऑप्टिकल फाइबर है या वो है, मतलब जो मैसेज को प्रोसेसिंग करके भेजा वो जिस चैनल से जाएगा और रिसीवर तक पहुंचेगा, यही ना। वो कितने टाइप के मीडियम होते हैं? वो 3 टाइप के मीडियम होते हैं। एक है एयर, दूसरा है कह सकते हो, एक है एयर, एक कह सकते हो वैक्यूम है, कह सकते हो। तो देखो मीडियम वाले केस की बात कर रहे हैं, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। इसको हम बोलते हैं वेव गाइड। क्या बोलते हैं? वेव गाइड। इसमें 3-4 टाइप के होते हैं। पहला जो है वो होता है, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वेव। ग्राउंड वेव का मतलब क्या है? ये अगर लेस देन फ्यू मेगाहर्ट्ज हो तो, लेस देन फ्यू मेगाहर्ट्ज है, उसे ग्राउंड वेव से जाता है। ग्राउंड वेव का मतलब क्या है? ग्राउंड वेव का मतलब क्या है कि तुम्हारा टावर टू टावर जाएगा, या मान लो मैं सिर्फ जो है बोल रहा हूं और कोई उसको सुन रहा है, मैं बोल रहा हूं और वो जो है कोई जो है उसको सुन रहा है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं और कोई उसको सुन रहा है। तो मान लो सिंपल सी बात करो कि मैं इसको जो है यहां से बोल रहा हूं और कोई यहां पर इसको सुन रहा है, तो यहां से आवाज निकल रही है, यहां तक आवाज जा रही है। तो इसमें जो वेव होता है वो इस तरह से जाता है, या मतलब टावर से टावर जा रहा है। यहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब तुम उसको भेजते हो तो इसका एटेन्यूएशन बहुत ज्यादा है। एटेन्यूएशन मतलब होता है डीके बहुत ज्यादा होता है। एटेन्यूएशन का मतलब होता है डीके ऑफ पावर इज लार्ज। क्यों होता है? क्यों होता है लार्ज? ये अर्थ है या ये मान लो वो एयर है, तो क्यों होता है? बेसिकली जब तुम उसको भेजते हो, ये सरफेस के ऊपर एक तरह से सरफेस ही है, ये पूरे को सरफेस ही मान लीजिए, ये ग्लाइड करता हुआ जाता है, ये सरफेस पे होता हुआ जाता है। तो जब तुमने इसको ऐसे सेंड किया, जब तुमने इसको ऐसे सेंड किया, तो मान लो
इसके परपेंडिकुलर हम एक प्लेन ले लेते हैं, हम इसके परपेंडिकुलर जो है एक जो है प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। ये वेव है, तो अगर ये इस तरह से जा रहा है तो इस प्लेन में वो ऑसिलेट करेगा, करेगा ना। हाँ सर। तो होता क्या है, जब ये ऑसिलेट करता है, जब ये ऑसिलेट करता है, मान लो ये ग्राउंड ही है, इसको इस तरह से मान लो ये ग्राउंड है या कुछ भी है, और यहां से एक वेव जा रहा है ऐसे करके, ये वेव क्या हुआ, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ये एक डायरेक्शन है और ये दूसरा डायरेक्शन है। मतलब ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये अगर x डायरेक्शन है, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये y डायरेक्शन है और ये मान लो कि z डायरेक्शन है। तो क्या z डायरेक्शन में निकल जाएगा, क्या बोलते हैं ये, मतलब कंडक्टिंग है क्या, z डायरेक्शन कंडक्टिंग प्लेन है, बताओ क्या ये z डायरेक्शन जो अर्थ का सरफेस, क्या ये कंडक्टिंग प्लेन है। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0। कितना भी चार्ज डाल दो वो ले लेगा, जितना भी चार्ज रख दो वो सप्लाई कर देगा, 0 ही रखेगा, यही ना। इसका मतलब अर्थ इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब अर्थ के सरफेस पे कोई चीज ऐसे ऐसे मूव करना चाहेगा तो वहां तो अर्थ के सरफेस पे चार्जेस है वो मूव करेगा, तो वो तो यूज हो गया। बट जब इसको ये ऊपर खींचना चाहेगा या उसको अगर यहां से चार्ज को अप डाउन करना चाहेगा, तो अर्थ तो गुड कंडक्टर, ये तो कंडक्टर है नहीं, तो कुछ देर बाद तुम देखोगे दिस इज यूज्ड, खत्म हो जाता है, और कुछ देर बाद देखोगे दिस वेव बिकम्स वर्टिकली पोलराइज्ड। सर समझ नहीं आ रहा। चलो, ये एक कंडक्टिंग प्लेट है, एक कंडक्टिंग या अर्थ है, यहां वेव इस तरह से जा रहा है, वेव यहां लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसकी ऑसिलेशंस ऐसे भी हो रही है और इस तरह से भी हो रही है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि जब ये इस तरह जा रहा है, जो ऑसिलेशन इस तरह से हो रही है, क्या अर्थ पे रखा हुआ चार्ज इस तरह से मूव करेगा, नहीं सर। क्यों नहीं करेगा, करेगा। क्यों नहीं करेगा। हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ अब्सॉर्ब होती है सर? क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ अब्सॉर्ब होती है सर? कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ अब्सॉर्ब होती है? कहाँ नहीं होती है। नहीं सर, उसने बोला ना इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सॉर्ब हो जाएगी। हाँ। अब्सॉर्ब कैसे? एब्जॉर्ब कैसे हो जाएगी। हाँ सर। चलो एक काम करते हैं, इस पे चार्ज बिछा हुआ है, इस पे नेगेटिव चार्ज बिछा हुआ है, चार्ज बिछा हुआ है, और अब मैं एक को इस तरह भेज रहा हूँ, एक SHM इस तरह से हो रहा है, सॉरी इस तरह से हो रहा है, एक जो है SHM इस तरह से हो रहा है और एक SHM इस तरह से हो रहा है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव करेगा, इस पे जो पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेगा कि नहीं। किसके सिस्टम हो रहा है? हाँ इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो रहा है सर? हाँ, मतलब ये जो फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, EM वेव है, ये फ्लक्चुएटिंग EM वेव। चलो ये तुम्हारा फ्रंट व्यू है, ये तुम्हारा ग्राउंड है, वेव तुम्हारी तरफ आ रहा है, वेव तुम्हारी तरफ आ रहा है, इस वेव का एक SHM ऐसे हो रहा है और एक SHM ऐसे हो रहा है, एग्रीड। यस सर। क्या यहाँ इन चार्जेस के पास जो माइनस ई जो सरफेस पे जो चार्जेस हैं, क्या इन चार्जेस के पास ये कंडक्टिंग पाथ है यस सर। और ये कंडक्टिंग पाथ नहीं है, ये तो नहीं कर पाएगा ना, इसको पिक करना चाहेगा या उसको ये करना चाहिए, तो ये जो पाथ है ये तो बैड कंडक्टर, ये जो है गुड कंडक्टर ना है।
तो ये सब यूज हो जाएगा ना, दिस वुड बी यूज्ड। ये हो सकता है हीट वीट बन जाए, बट ये तो मूव नहीं कर पाएगा ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करवा पाएगा ऐसा। हाँ वही मान लो, लगभग ही मान लो। ठीक है। तो कुछ देर बाद क्या देखोगे, ये फील्ड बच गया, ये फील्ड क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब पोलराइज हो गया। पोलराइज हो गया। किस डायरेक्शन में, Perpendicular। वर्टिकल डायरेक्शन में पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। सर इसका हाँ सर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसका एक कंपोनेंट हट ही जाएगा तो सर वो तो लाइट कैसे रहेगी? क्यों नहीं रहेगी, प्लेन पोलराइज लाइट नहीं होती है क्या। सर मतलब होता क्या है इसका, मतलब कि एक साइड से दिखता है अपने को सामने से जैसा होता है। एक डायरेक्शन में बचेगी ऐसा होता है ना सर। लाइट इधर जा रही है, लाइट इधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होनी चाहिए, इधर, परपेंडिकुलर इधर, परपेंडिकुलर कहीं भी इधर, कहीं भी ना, ये कोई परपेंडिकुलर। हाँ सर। कहीं भी ना। तो पहले सब में थी, पहले सब में थी, अब सिर्फ इधर है, तो क्या फर्क पड़ता है, लाइट तो लाइट ही है ना। ये प्लेन पोलराइज लाइट ना है, ये अनपोलराइज लाइट था। ये लाइट अनपोलराइज था और ये लाइट जो है प्लेन पोलराइज्ड है। लाइट तो लाइट ही है, ठीक है। समझ रहे हो। सर हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, वो ग्राउंड पे से जाए तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और मैग्नेटिक फील्ड उसकी ले लो परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा तो उसका कोरिस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक नहीं वेरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तब तक उसका क्रिएशन तभी तक होता है जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म तो उसका कोरिस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जाता खत्म। ठीक है सर। तो ये वर्टिकली पोलराइज। इसका अगर इसकी इंटेंसिटी आई थी, इसकी क्या बच जाएगी, I/2, क्योंकि ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, पूरा ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था। हम कह सकते हैं कि इक्वली जितना कंपोनेंट x में था उतनी y में था, दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक कंपोनेंट खत्म और एक कंपोनेंट रह गया, बाकी का भी हर एक का एक एक कंपोनेंट बचेगा। तो बाय सिमेट्री हम कह सकते हैं हाफ हाफ डिवाइडेड था, तो हाफ खत्म और हाफ बच जाएगा, बचेगा ना। इसको बोलते हैं एटेन्यूएशन। इसका मतलब इसकी पावर क्या रह जाएगी, I के बदले I/2 हो जाएगी। हाँ सर। तो ये जो एटेन्यूएशन होता है, इसलिए ये बहुत एफिशिएंट मेथड नहीं होता, इसीलिए बहुत एफिशिएंट मेथड नहीं होता है। देयरफॉर नॉट एफिशिएंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। एग्रीड, यस सर। ठीक है। अब देखो, अगर फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होगी तो क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होगी तो क्या होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस वेव्स। ये ग्राउंड वेव था, ग्राउंड वेव। इसीलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम यहां से आवाज लगाएंगे और कोई मेरी आवाज सुन लेगा। कितनी दूर सुनेगा, 500 मीटर, 1 किलोमीटर मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं जा पाता है, क्योंकि उसका एटेन्यूएशन होता है, उसका एटेन्यूएशन होता है। और इसके अलावा ये तो हो गया पोलराइज, उसके अलावा एयर पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं, एयर पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं। दूसरा होता है स्काई वेव्स। दूसरा वेव्स होता है स्काई वेव्स, ठीक है। तो देखो स्काई, तो पहला मैंने क्या बताया था, अप टू 3 मेगाहर्ट्ज। क्या बताया था, अप टू, एक काम करता हूं मैं यहीं पे चारों बना देता हूं, पहले चारों बना देता हूं। चलो 1 2, तो फिर याद करने तो लोग फिर दिक्कत आएगी। पहला होता है इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 3 मेगाहर्ट्ज, मतलब लो फ्रीक्वेंसी। इफ फ्रीक्वेंसी इज बिटवीन, if frequency is between 3 megahertz to 10 megahertz, ठीक है। if frequency is between 3 megahertz to 10 या इसको 30 ले लो, 30 megahertz। तीसरा, if frequency lies between, if
फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज या 40 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। और चौथा ले सकते हो, इसमें दिया है या नहीं दिया है तो भी ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 100 मेगाहर्ट्ज। यहां पर जो हम यूज करते हैं इसको बोलते हैं ग्राउंड वेव्स। ग्राउंड वेव्स इसमें चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्काई वेव्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्काई वेव्स। इसको हम बोलते हैं स्पेस वेव्स, और इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। इसमें क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह तक डायरेक्टली सिग्नल को भेजें, लेकिन ये आप बहुत दूर तक नहीं भेज पाइएगा क्योंकि इसमें अटेन्यूएशन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए टावर नजदीक नजदीक पे डालने पड़ेंगे। यहां पर क्या होता है, यहां पर अटेन्यूएशन बहुत ज्यादा होता है। दो चीजें होंगी जो आप यहां से उसको भेजेंगे। एक तो ये वर्टिकली पोलराइज करेगा, वर्टिकली पोलराइज होता है। दूसरा, यहां पर सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत घटता है, हाई अटेन्यूएशन होता है, हाई अटेन्यूएशन होता है। यानी अगर मैं यहां से अगर ऐसे भेजा था, ये यहां पहुंचते 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 बहुत कमजोर पड़ जाएगा। फिर से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीफाई करना पड़ेगा, फिर से भेजना पड़ेगा। तो पावर का खर्चा मतलब लॉस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा होता है स्काई वेव्स। स्काई वेव्स में क्या होता है, अगर इस टाइप का है तो ये आयोनोस्फीयर में जाके रिफ्लेक्ट बैक होता है। होता क्या है, जो अर्थ होता है, अगर हम अर्थ की बात करें, हम अर्थ की बात की, अगर अर्थ है और यहाँ पर कोई टावर है जो उसको भेजते हैं, तो यहाँ पे कुछ लेयर्स होते हैं अर्थ के, यहाँ पर अर्थ के कुछ लेयर्स होते हैं जिसमें आयंस होते हैं, जिसमें आयंस होते हैं। क्यों होते हैं आयंस? आयंस क्या करते हैं, आयंस क्या करते हैं कि लाइट को डिफ्लेक्ट करते हैं, उसको बेंड करते हैं। ठीक है। अगर आपकी, तो यहां पे हम कुछ लेयर के का नाम दे देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, इसको बोलते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। याद नहीं करना ना, याद तो नहीं करना चाहिए। हालांकि मैंने मेरे नोट से ही मैं बता रहा हूं, जो नोट्स मैंने किया है शेयर, जो मैंने नोट शेयर किया है गूगल क्लासरूम पे, उसी से मैं बता रहा हूं। एक बार देख लेना, कहीं पूछ ही दिया तो मैं, वैसे जीके जी ऐसे सबको पता होना चाहिए। मेसोस्फेयर के ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर होता है थर्मोस्फेयर। याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जब वो जाता है तो ये जो होता है, ये क्या करता है, ये इसका TIR करता है। TIR मतलब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ये नॉर्मल से दूर भागता है और एक जगह जाके इसका TIR होता है। देखो ये जैसे जैसे यहां से जब ये सिग्नल जाता है, ऐसे करके ये नॉर्मल से दूर भागता जाता है और फाइनली यहां पर आकर ये वापस लौट आता है। यहां पे ये बेंड है, देखो हर जगह पे ये क्या हो रहा है, नॉर्मल से दूर जा रहा है, जिस एंगल पर गिरा उससे ज्यादा बनाता है। ठीक। और यहां पे जाके TIR करता है। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, कुछ इस टाइप से होगा, हो सकता है इस तरह से करेगा, थोड़ा दूर जाके करेगा। ठीक है। और कुछ वेव ये पार कर जाते हैं, यानी क्या होते हैं, स्पेस में निकल जाते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज होती है, वो स्केप कर जाते हैं। स्केप करके कहां पहुंच जाते हैं, वो ये स्केप करके कहां पहुंच जाते हैं, स्पेस में निकल जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। बट जिनकी कम होती है, यहां से यहां के बीच में, वो यहां से रिफ्लेक्ट करके कहां पे, इसको बोलते हैं आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर में ये रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक। क्यों करते हैं बता रहा हूं, आयनोस्फेयर रिफ्लेक्ट करते हैं। अब आयनोस्फेयर की साइज किस हाइट पे होती है, तो इसके बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आयंस क्रिएट कैसे होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पर जब सनलाइट गिरती है तो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है और आयंस बनते हैं। अब इसका ये कहना है कि बहुत लोअर, देखो जब तुम बहुत टॉप पे जाओगे
तो मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम है, सनलाइट ज्यादा है लेकिन मॉलिक्यूल्स कम है, इसलिए आयंस कम है। जब बहुत नीचे जाओगे तो डेंसिटी ऑफ एयर ज्यादा है बट सनलाइट कम है। दो चीज चाहिए ना, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो और सनलाइट भी ज्यादा हो। तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है और सनलाइट क्या है, यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है, सनलाइट ज्यादा है। यहां पे सनलाइट कम है, पावर उसकी घट जाती है यहां तक पहुंचते पहुंचते, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो ना यहां मैक्सिमम होता है नंबर ऑफ आयंस, ना यहां मैक्सिमम, इसके बीच में किसी पॉइंट पे नंबर ऑफ आयंस की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ आयनोस्फीयर। वहीं पर जाके रिफ्लेक्ट बैक करता है। अब अगर हम तुमको इन दोनों की बात बताएं, तुम क्या देखो, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है बेंडिंग घट रहा है। देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है बेंडिंग घट रहा है, और 30 मेगाहर्ट्ज की बात तो इनफ बेंडिंग नहीं होता है कि यहां तक आ पाए। इसका मतलब अगर ये 30 हर्ट्ज है तो हो सकता है ये 20 मेगाहर्ट्ज हो, और हो सकता है ये 10 मेगाहर्ट्ज हो सकता है ना। इसका मतलब अगर तुमसे कभी इस टाइप का एक डायग्राम देके पूछे लैम्डा इसकी ज्यादा कि इसकी ज्यादा, तो लैम्डा इसकी ज्यादा होगी। अगर लैम्डा ए और लैम्डा बी को रिलेट करने बोलेगा तो लैम्डा ए ज्यादा होगा। याद रखना, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग घटता जाता है, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो ये इनफ बेंडिंग होने से पहले ही स्किप कर जाता है। यहां इसका टीआईआर हो रहा है, यहां इसका क्या होता है, टीआईआर होता है, तो ये वापस यहीं पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं स्काई वेव्स। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, तीसरा होता है स्पेस वेव। स्पेस वेव में क्या होता है, इसमें स्ट्रेट लाइन होता है, जो होता है स्ट्रेट लाइन। ये जनरली सैटेलाइट से होता है, ये जनरली सैटेलाइट से होता है, या तुम ये बोल सकते हो कि यहां पर इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, LOS। इसमें क्या होता है, वैसे तो ये जनरली इसके लिए होता है कि मुझे ये एटमॉस्फेयर के बाहर निकल गया, मान लो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी भेजना है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, 100 मेगाहर्ट्ज है, तो मेरा ये टावर क्या करता है, यहां से सिग्नल भेजता है जो ऑलमोस्ट विदाउट बेंडिंग 100 मेगाहर्ट्ज मान लो है, ये मान लो कितना है 100 मेगाहर्ट्ज है। ये स्ट्रेट, लगभग स्ट्रेट जाते हुए कहां पहुंचेगा, एक सैटेलाइट के पास पहुंचेगा जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। एग्रीड। वहां के बाद ये सैटेलाइट इसको रिसीव करता है और फिर इसको यहां भेजता है डायरेक्ट, और ये पहुंच जाता है यहां पर दूसरे सैटेलाइट के पास। यानी कि यहां से यहां भी स्ट्रेट लाइन और यहां से यहां भी स्ट्रेट लाइन। क्या चीज, हाँ, सैटेलाइट टीवी और सैटेलाइट फोन। इसीलिए सैटेलाइट फोन जो होता है ना, वो तब भी काम करता है जब तुम उस जगह हो, अगर मान लो तुम समुद्र के बीच में हो, पैसिफिक ओशन या अटलांटिक ओशन के बीच में हो, दूर दूर तक कोई टावर नहीं है, वहां पे बात करने का तरीका क्या होता है, सैटेलाइट फोन होता है। सही रहो ना। हाँ सर ये 100 मेगाहर्ट्ज से रिफ्लेक्ट करेगा? नहीं, मैंने एग्जांपल लिया है, 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा होना चाहिए। नहीं सर, रिफ्लेक्ट बैक पूरा करेगा कि कम करेगा रिफ्लेक्ट? वो सैटेलाइट पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये पहले लेगा, और हो सकता है अगर आप चाहते हैं ये जो लेगा उससे अलग करे, वो भी कर सकता है। ये पूरी की पूरी एक तरह से स्टेशन है, ये पूरी का पूरा वो एक रेडियो स्टेशन है, कुछ भी कर सकता है वो, आपको कंट्रोल कर। ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये बता देता हूं, ये पहले इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर प्रोसेसिंग कर रहा है, फिर दोबारा भेज रहा है। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि जीपीएस जो होता है, जीपीएस, पूरे वर्ल्ड में जीपीएस के कितने सैटेलाइट लगे हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में जीपीएस के कितने सैटेलाइट लगे हुए हैं। क्योंकि देखो, तुम अगर चाहते हो कि हम यहां से सिग्नल भेजें और यहां पहुंच जाए, हम चाहते हैं कि सिग्नल यहां से भेजें और यहां पहुंच जाए, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए, और टावर की हाइट बहुत छोटी है,
तो क्या होता है, आप इसको यहां भेजते हैं, ये इसको यहां पे एक पूरे सर्किल पे 24 सैटेलाइट घूम रहे होते हैं, 24 सैटेलाइट घूम रहे होते हैं। कितने? याद रखना 24, याद रखना। ये सैटेलाइट यहां है, दूसरा सैटेलाइट यहां है, तीसरा सैटेलाइट यहां है, चौथा सैटेलाइट यहां है। तुम चाहते हो यहां तक भेजना, तुमने यहां से भेजा, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा और ये इसको भेजता है। समझ रहे हो? जीपीएस के माध्यम से तुम दुनिया के किसी भी जगह से सिग्नल किसी भी जगह भेज सकते हो। अगर तुम डायरेक्ट भेजना चाहोगे स्ट्रेट लाइन में, एक शैडो रीजन होता है। जैसे मान लो यही है, ये सैटेलाइट मान लो भेजना चाह रहा है, डायरेक्टली यहां से भेजा, और जब ये यहां से भेजेगा तो यहां से टेंजेंट बनेगा, वो लास्ट पॉइंट होगा ना। ये सैटेलाइट अगर कोई सिग्नल भेजेगा तो इस टेंजेंट और इस टेंजेंट के बियॉन्ड तो नहीं भेज पाएगा ना, यहां नहीं भेज पाएगा ना। लेकिन तुमको यहां भेजना है तो ये सैटेलाइट से डायरेक्ट नहीं आएगा, ये उस सैटेलाइट तक पहले भेजेगा 1 बाय 1, जिस सैटेलाइट से वो बिना टेंजेंट के पहुंच जाए तब वो उसको भेजता है। तो जीपीएस में याद रखना, जीपीएस में 24 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल जो है एंगल पे, मींस क्या 15-15 डिग्री पे घूमते रहते हैं इक्वेटर के प्लेन में। 15-15 डिग्री पे 24 सैटेलाइट मिलके जीपीएस बनाते हैं। ठीक है? हाँ, तो कौन सा सैटेलाइट पहले ऑब्जर्व करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो उसका नियरेस्ट जो होता है सैटेलाइट, जो सिग्नल भेज रहा है उसका नियरेस्ट जो सैटेलाइट है वहां पे डिपेंड करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि सेट करना पड़ेगा कि इस पे नहीं, वो ऑर्बिट, जैसे मान लो ये एक जियो सैटेलाइट का ऑर्बिट है और मैं क्या कर रहा हूं, इसको 24 इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा हूं, 15-15 डिग्री होगा ना। हाँ, सही हो ना। अगर कोई टावर यहां पर है, अगर कोई टावर यहां पर है तो उसके पास दो ऑप्शन है, ये या ये। ये 15-15 डिग्री पर रहता है, जो सबसे नियरेस्ट सैटेलाइट होगा वहां तक वो भेजता है, बाकी वो उसके बाद कंट्रोल होता है कि कहां तक उसको भेजना है। तो पहले इसमें ये जीपीएस में होता है। दूसरी बात, लाइन ऑफ साइट में एक क्वेश्चन होता है, अगर अर्थ के ऊपर हो रहा है लाइन ऑफ साइट, हालांकि लाइन ऑफ साइट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है समझ लो, कभी भी अगर स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, लाइट और वेव ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, ये बेंड नहीं होता है, इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है कि ये बेंड नहीं होता है, ये स्ट्रेट जाता है। स्ट्रेट जाता है तो क्या बीच में कोई अगर रुकावट आ गया तो रुक जाएगा। यानी कि इस केस में अगर मेरे पास ये एक पहाड़ है, ये मेरे पास एक माउंटेन है मान लो, और यहां पर एक और माउंटेन है, और मैं यहां से यहां भेजना चाह रहा हूं, मैं भेज सकता हूं, लाइन ऑफ साइट चल जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग यहां से यहां में इतना मेगाहर्ट्ज का है तो बिना बेंड के पहुंच जाएगा। लेकिन अगर यहां पर एक बिल्डिंग चली आई या यहां पर अगर एक पहाड़ चला आया तो नहीं जा पाएगा। जिसको देख सकते हो वहां भेज सकते हो। इसका रूल होता है, व्हाट यू कैन सी यू कैन सेंड, व्हाट कैन बी सीन, व्हाट इज सीन कैन बी सेंट। समझ रहे हो उसका मतलब? उस स्ट्रेट लाइन में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि 3-4 डायग्राम दे देता है किसमें लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो जहां भी उस पॉइंट ऑफ सेंडिंग और पॉइंट ऑफ रिसीविंग को जब ज्वाइन करोगे, उसके बीच में कोई भी बिल्डिंग चलाया, पेड़ चलाया, माउंटेन चलाया, कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर उसके बीच में खड़ा हो गया तो हम कहेंगे वो ओपेक है, यानी वो नहीं सुनाई देगा। ठीक है? अब यहां एक न्यूमेरिकल बनता है, वो क्या बनता है वो देखो। पहला न्यूमेरिकल मैंने बताया, इस चैप्टर में 2 ही न्यूमेरिकल है। पहला न्यूमेरिकल क्या बनता है, ये अर्थ है और आपने यहां पर एक टावर खड़ा किया हुआ है, जिसकी हाइट h। क्वेश्चन है, इससे आप मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक सिग्नल भेज सकते हैं। ये डायग्राम टू द स्केल नहीं है, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरिजन में ये हाइट बहुत कम होती है। कोई भी टावर
प्रैक्टिकल टावर की हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के कमरे में बहुत कम होती है, ठीक है ना। आप यहां से अगर सिग्नल भेज रहे हैं, आप कहां तक भेज सकते हैं, ये लास्ट टेंजेंट तक भेज सकते हैं, सही है। बहुत कम है ये आप एस तक भेज सकते हैं। हमको जानना है ये लगभग स्ट्रेट लाइन होगा। व्हाट इज दिस रेडियस अप टू विच यू कैन सेंड सिग्नल। हमको ये जानना है अगर इसकी हाइट h है तो आप किस रेडियस तक सिग्नल भेज सकते हैं। यहां से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं यहां से। क्या हम इस ट्रायंगल में लिख सकते हैं, क्या हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में लिख सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस h है, तो क्या हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। एक्स स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस है r, रेडियस ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू h प्लस r का होल स्क्वायर, सही है। हाँ क्या हुआ, कौन सा थीटा निकालती है ये। हाँ लेंथ ऑफ आर को, ठीक है। थीटा कैसे निकालोगे, ठीक, तो लिख दोगे कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू आर प्लस एच, सही है, ठीक। थीटा बहुत छोटा है, टेंडिंग टू जीरो है, थीटा टेंडिंग टू जीरो है। इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ना। 1 माइनस एच बाई आर, सही है, बाइनोमियल। ये और ये कट गया, माइनस माइनस कट गया। थीटा स्क्वायर बाई 2 बिकॉज दिस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मीन्स थीटा बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल टू एच बाई आर, सी ठीक है। थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई आर। देयरफॉर दिस लेंथ आर इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, यही ना, थीटा इंटू आर, सही है ना। नहीं, दिस डिस्टेंस, ठीक है ना, 2RH, सही है, इससे भी आ रहा है, करेक्ट, इससे भी आ रहा है, आंसर ये निकलता है। यहां देखो, यहां इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2RH, करेक्ट। आर स्क्वायर कट गया। ये हाइट इतना कम होता है कि x और r लगभग बराबर होते हैं। ये हाइट इतना कम होता है कि x और r लगभग बराबर होते हैं। तो इसको क्या लिख दोगे, आर स्क्वायर लिख दोगे ना, इज इक्वल टू h ले लो, सॉरी इन दोनों में से चलो h ले लो कॉमन, आ जाएगा h प्लस 2r। बिकॉज 2r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, बिकॉज r इज वेरी 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 ग्रेटर देन h, ये लगभग क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा 2RH, तो r हो जाएगा अंडर रूट 2RH, एग्रीड। अब इसका शॉर्टकट फॉर्मूला ये है कि रेडियस ऑफ अर्थ तुमको पता है, रेडियस ऑफ अर्थ तुमको पता है 2 इंटू 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर होता है, मीटर में कितना हो जाएगा 6400 इंटू 10³ इंटू h, दैट वुड बी 3.57 इंटू 10³ अंडर रूट h मीटर। 3.57 इंटू, मैं देख लेता हूं करेक्ट हो, मतलब डेसिमल से याद रहता नहीं मुझे, हाँ 3.57 इंटू अंडर रूट h मीटर, यानी अगर किलोमीटर में लिखना चाहते हो 3.57 अंडर रूट h किलोमीटर, जहां h को लेना है किस में, मीटर में, याद रहेगा। जैसे मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा 100 मीटर का है, तो 100 मीटर का सिंपल इसको क्या करना है 35.7
100 मतलब ये 35.7 किलोमीटर तक ये सिग्नल जा सकता है। एग्रीड? यस सर। इसको याद रखना 3.5। अच्छा, ये हो गया, तुम डायरेक्ट सिग्नल जहां तक भेज सकते हो। पहला न्यूमेरिकल इससे आता है, हाइट दे देता है और ये पूछता है। इसी में दूसरा न्यूमेरिकल ये रहता है, ये अर्थ है, यहां एक टावर है और यहां पर एक दूसरा टावर है। हम दो टावर खड़ा करना चाहते हैं, हम दो टावर खड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन होता है इनके बीच में लीनियर गैप कितना रखें। अगर ये हाइट h1 है और ये हाइट h2 है तो इनके बीच में लीनियर गैप r1 और r2 कितना रखें। व्हाट्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स ऑन द ग्राउंड इफ देयर हाइट इज h1 एंड h2, ताकि इसका सिग्नल यहां तक जा सके। क्योंकि अगर ये इसके बाद गया, समझो अगर ये h2 हाइट का अगर इसके बाद गया यहां पे, तो ये सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंचेगा ना। यस सर, नहीं पहुंचा। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी r1 प्लस r2 से कम रहनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्रीड? यस सर। तो इस केस में इनके बीच का ये जो लीनियर तुमको सेपरेशन आ रहा है, r1 प्लस r2 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2rh1 प्लस अंडर रूट 2rh2, and that would become equal to under root 2r, yeah, simple 3.57 into 10 to the power 3 meter into under root of h1 plus under root h2 होगा ना। इससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, उससे कम डिस्टेंस में है तो यहां से यहां तक ये रिसीव कर सकता है, क्योंकि इस ये जो है ये सिग्नल का रीजन है और ये जो दिख रहा है रीजन, इसको क्या बोलेंगे, सिग्नल शैडो रीजन। क्या बोलेंगे, सिग्नल शैडो रीजन। मतलब यहां से डायरेक्ट सिग्नल यहां नहीं पहुंच सकता है। एग्रीड? ठीक है, पहला न्यूमेरिकल इससे होता है, दूसरा होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से, ठीक है। अब जो लास्ट वाला है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। इसमें नहीं दिया है, हाँ हाँ ले लो, हाँ ये जो टावर जो ट्रांसमिट करता है, हाँ वो उसका वेवफ्रंट स्फेरिकल होता है क्या? हाँ स्फेरिकल होता है, करेक्ट। ठीक है सर। थोड़ा सा साइड हो जाओ। बस हम ऑप्टिकल फाइबर को ये कर रहे हैं इंट्रोड्यूस, बाकी तो आज नहीं हो पाया। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, कितनी भी फ्रीक्वेंसी दे दो कोई अटेन्यूएशन नहीं होता है। उसकी खासियत क्या क्या है, ऑप्टिकल फाइबर की खासियत क्या क्या है, और क्यों ऑप्टिकल फाइबर इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों यूरोप से लेकर अमेरिका के बीच में अटलांटिक के थ्रू एक ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है, और क्यों इंडिया में आज से 2 महीने पहले इंडिया से लेकर अंडमान तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है, और क्यों ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के बाद ही जियो ने अपना सर्विस लॉन्च किया था। ऑप्टिकल फाइबर फास्ट बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसकी खासियत क्या क्या होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई लिमिट नहीं, कितना ही फ्रीक्वेंसी दे सकते हो। दूसरा, फ्रीक्वेंसी दो इंटरफेयर नहीं करता है। तीसरा, कोई नॉइज नहीं होता है, कोई भी बाहरी डिस्टर्बेंस उसको इफेक्ट नहीं करता है। चौथा, उसमें जो है अटेन्यूएशन नहीं होता है, कहीं कोई अटेन्यूएशन नहीं होता है। जो सिग्नल भेजोगे, क्योंकि TIR का मतलब क्या होता है, टोटल। टोटल क्यों, 100%, इसलिए टोटल। ऑप्टिक्स में एक ही जो है फेनोमेना है जो 100% होता है, और वो होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब बताएंगे उसमें तो देखेंगे, तो याद रखना इस फॉर्मूले को एकदम याद रखना, अंडर रूट 2RH, यानी शॉर्ट फॉर्म में 3.57 इंटू 10³ इंटू अंडर रूट H। अब यहां देखो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, 2 टाइप का ऑप्टिकल फाइबर होता है। पढ़ा है, 2 टाइप का ऑप्टिकल फाइबर होता है। एक होता है, यहां देखो, यहां पर एक मटेरियल होता है इस तरह से,
एक सिलिंड्रिकल वायर होता है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक ट्रांसपेरेंट रॉड होता है, एक तरह से समझो, उसके ऊपर एक दूसरा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, इसको बोलते हैं कोर, इसको क्या बोलते हैं, क्लैडिंग। एक के ऊपर दूसरे का लेप होता है, एक तरह से को एक्सियल होता है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये है 1.5, ठीक है, इसकी इंडेक्स 1.5, इसकी जो है रेफरेंस होती है 1.4, थोड़ी सी कम होती है, उससे थोड़ी सी कम होती है। अब क्या होता है कि जब भी कोई लाइट यहां से ऐसे गिरता है तो इसका TIR होता है। अगर इसका एंगल ऑफ ये इतना कम है, दोनों का रेशियो इतना कम है 1.5 बाय, कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है बताओ, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, साइन थीटा सी 1.4 बाय 1.5। साइन क्रिटिकल एंगल क्या होता है 1.4 बाय 1.5, लगभग 90 डिग्री, लगभग मान लो 89 डिग्री है। एटी 89 ही होगा ना, हाँ 89 डिग्री। नहीं तो एक काम करो, 1.4 बाय 1.5 है ना, जो भी है, तो इसको एक काम करो, ये कोर है, ये क्लैडिंग है, हम चाहते हैं कि हर एंगल एक तरह से उससे ज्यादा ही हो, 30 डिग्री भी क्रिटिकल से ज्यादा ही, तो एक काम करते हैं, इसको ज्यादा ही कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं सपोज 1 ही कर देते हैं, जो भी है। तो यहां पे जब क्रिटिकल पे ये गिरता है, ये मान लो 1.2 या कुछ भी, ये बहुत ज्यादा कर दो, जब ये यहां पर गिरेगा इसका TIR होगा, यहां जाएगा। इस प्रोसेस में एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्शन होता मिरर में तो लॉस होता, रिफ्रैक्शन होता तो भी लॉस होता, बट TIR में कोई लॉस नहीं होता। उसके बाद फिर क्या होगा, ये यहां गिरेगा, फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा, कहीं कोई लॉस नहीं हो रहा है, करते करते वो उस एंड पे पहुंच जाएगा ना, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर। क्या बोलते हैं, स्टेप इंडेक्स फाइबर। स्टेप इंडेक्स का मतलब क्या होता है समझो, यहां पे 1.5 था, सडनली 1.2 हो गया, यहां पर 1.5 था, सडनली 1.2 हो गया, एग्रीड। तो यहां एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्या आती है बता रहा हूं, तुमने एक सिग्नल ऐसे भेजा और दूसरा जो है सिग्नल तुमने इस तरह से भेजा, थोड़ा सा ज्यादा एंगल पे, कौन पहले पहुंचेगा उस पर, कौन पहले पहुंचेगा उस पर, क्या ये पहले पहुंच जाएगा। तो होता क्या है, तुमने एक वीडियो भेजा, एक फिल्म भेजा, मूवी भेजा, उसमें वीडियो का जो था सिग्नल इस तरह से गया, ऑडियो का मान लो इस तरह से गया, ऑडियो वाले को ऐसे ऐसे जाना पड़ रहा है, वीडियो को थोड़ा सो के जाना पड़ रहा है, वीडियो पहले पहुंच जाएगा, ऑडियो बाद में पहुंचेगा। तो वहां एक प्रॉब्लम क्या आता है कि कुछ हो जाएगा, जैसे फाइट हुआ, गोली चला, 2 मिनट बाद उस गोली का आवाज सुनाई देगा, तो वहां वीडियो पहले पहुंच जाता, उसको बोलते हैं स्टेप इंडेक्स। ये ठीक नहीं होता है। तो इसका एक दूसरा तरीका होता है, वो होता है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ग्रेडेड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस तरह से वेरी कराया जाता है, जो कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, जो कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, उसको इस तरह से वेरी कराया जाता है कि वो रेडियली वेरी करता है। जो कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो ऐसे वेरी करता है, इस तरह से वेरी करता है कि जो वेव होता है ना, किसी भी इस पे गिरे एंगल पे, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वेरी करता है रेडियस के साथ, इस तरह से हर मतलब रेडियली वेरिंग डेंसिटी होता है कि ये किसी भी एंगल पर गिरे
एक साइन वेव के फॉर्म में जाता है। यानी कि जो वेव इस तरह से गिरा वो ऐसे गया, और जो वेव थोड़ा दूसरे एंगल पर गिरा वो ऐसे जाता है। अच्छी बात यह होती है, भले तुमको ये ज्यादा डिस्टेंस दिख रहा है, डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है ज्यादा है ना, बट उस पाथ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और यहां पर डिस्टेंस कम है बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां क्या है, ज्यादा है, मतलब स्पीड कम है। दोनों कंपेंसेट करके इक्वल टाइम लेता है। जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचेगा, ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा स्पीड, उतने टाइम में ये भी यहां पहुंचता है। जीरो पे यहां था तो फिर टी में दोनों मिल जाता है। इसका एग्जैक्ट फंक्शन क्या होता है, म्यू एच फंक्शन ऑफ आर, जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे तो अगर टाइम मिलेगा तो डेराइव करके बताएंगे कि ये एग्जैक्ट किस फंक्शन में हम इसको वेरी कराएं, ये साइन वेव बन जाए। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो तुमको दो तीन चीजें पूछता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा या इसका, किस पे बेस्ड या यार पे बेस्ड, ठीक है। जितना बेनिफिट गिना सकते हो सब इसमें होता है, जो किसी में नहीं होता। ऑप्टिकल फाइबर में सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। उसके बाद स्टेप में क्या होता है, सडन चेंज होता है। यहां से यहां तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, सडनली चेंज होता है। एक सडन यहां क्या होता है, धीरे धीरे वेरी करता है। ऊपर जाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तभी ये स्पीड रहेगा ना ज्यादा। ऊपर जाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए ना, ठीक, ये होता है। ठीक है, ये सब